अंग्रेजी की बातें कर रहे थे हम। मेरे पिछले कुछ वीडियोस में हमने इंग्लिश को समझने की कोशिश की है बहुत ही आसान तरीके से। देखो आसान तरीका मैंने क्यों बोला है, अंग्रेजी सीखना इतना आसान आप सबके लिए, हम सबके लिए क्यों है। हमने आज तक इस लॉजिक को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। हमें ऐसा लगता है एक विदेशी भाषा है, इस वजह से शायद हम वहाँ के नहीं है, इसलिए बहुत मुश्किल है अंग्रेजी या इंग्लिश को सीखना। जी नहीं है, इसके विपरीत आज मैं आपको एक ऐसा लॉजिक बताऊंगी जो आपको पता होना चाहिए, जिसके पीछे मेरा ये मानना है और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का भी ये मानना हो जाएगा कि अंग्रेजी या इंग्लिश सीखना इतना आसान क्यों है। इंग्लिश या अंग्रेजी के ओरिजिन की बात अगर हम करते हैं या सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलेगा जो संस्कृत है, जी हाँ, जो संस्कृत है, जो करोड़ों साल पहले हमारे पास आ चुकी थी, दुनिया की सबसे पहली भाषा और दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, उससे बहुत सारी भाषाओं ने, अलग अलग देशों की भाषाओं ने जन्म लिया है दुनिया की। क्या आपको ये बातें पता थी? आज से पहले संस्कृत ने ही जर्मन को बनाया है, संस्कृत ने ही बहुत सारे शब्दों को फ्रेंच में किया है। इसी तरीके से जो संस्कृत है वो सिर्फ जर्मन और फ्रेंच तक नहीं रुकी है। रुकने से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो संस्कृत से आ गई, उसके बाद उन भाषाओं से कुछ और भाषाएं बन गई। जी हाँ, अंग्रेजी और इंग्लिश भी ऐसे ही कुछ भाषाओं में से एक भाषा है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो या तो जर्मन से लिए गए हैं या फिर फ्रेंच से लिए गए हैं या फिर लैटिन से लिए गए हैं। ये सारी अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन जर्मन जो है, फ्रेंच जो है, इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। जी हाँ, संस्कृत लिपि से लिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो अंग्रेजी या इंग्लिश भाषा है वो एक्चुअली मीडिएटर्स है। जर्मन हुआ, फ्रेंच हुआ, ये सारी लैंग्वेजेस जो संस्कृत से बनी है, इन भाषाओं से अंग्रेजी बनी है, यानी कि अंग्रेजी जो है वो कहीं और से नहीं बल्कि संस्कृत से ही आई है। देखो, अंग्रेजी को सीखना मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ, बहुत आसान है। संस्कृत अगर आप सीखते हैं, आज बैठोगे तो सालों साल लग जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी को आप मात्र कुछ ही महीनों में सीख सकते हो और फिर ट्रेनिंग तो आप अपने आप ले ही सकते हो। मैं हर वीडियो सेशन में बता रही हूँ कि जो भी आपको बोलना है, जिस भी तरीके की जो भी बात करनी है इंग्लिश या अंग्रेजी में, आपको किस तरीके से अपने आप ही अपनी खुद की ट्रेनिंग लेनी है बिना किसी कोचिंग सेंटर में जाए। अब बात ये आती है कि संस्कृत में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अरबों शब्द हैं जो अभी तक हमने इस्तेमाल कर भी लिए हैं और आगे आने वाले सालों में और अरबों शब्द आ जाएंगे जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। इंग्लिश संस्कृत के मुकाबले बहुत आसान है सीखना, क्योंकि इंग्लिश में गिने चुने ही शब्द हैं, गिने चुने ही वर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि संस्कृत जो है, जब वो शुरुआत से आई थी, एक सबसे पुरानी भाषा पूरी दुनिया की है। ये एक ऐसी लिपि है संस्कृत जो जैसे आई थी वो अभी तक वैसे ही है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी जो है वो चेंजेस नहीं हुए हैं। जहाँ हम ग्रामर की बात करते हैं, जी हाँ, ग्रामर नहीं बोलेंगे, आज से हम ग्रामर बोलेंगे। मैं आपको पिछले वीडियोस में भी प्रोनाउंसिएशन बता चुकी हूँ। तो संस्कृत की जो ग्रामर है वो जब से जैसी थी वैसी ही है, कोई भी उसमें किसी भी तरीके का एक कॉमा या फुल स्टॉप भी चेंज नहीं हुआ है। इतने करोड़ों साल हो गए हैं संस्कृत को आए हुए इस दुनिया में और हमें इस्तेमाल करते हुए। अगर हम यहीं पे हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी को कुछ हजार साल हुए हैं। संस्कृत और हिंदी के एवज में इंग्लिश और अंग्रेजी को सिर्फ 1500 साल हुए हैं। 5वीं शताब्दी में, जी हाँ, 5वीं शताब्दी में जो अंग्रेजी है वो एक भाषा की तरह आई है इस दुनिया में। कितना आसान है, जो सिर्फ 1500 साल पुरानी भाषा है उसको सीखना, और वो भी एक भाषा जो हमारी खुद की भाषा संस्कृत से बनी है, वहां से निकलती है। देखो, अगर हम फ्रेंच की बात करते हैं, जैसे मैंने फ्रेंच सीखी है, फ्रेंच सीखने का अपना भी एक मजा था। जब मैंने सीखी थी, मेरी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप किसी देश की या दुनिया में कोई भी भाषा सीखते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश या अंग्रेजी की बात नहीं हो रही है। चाहे आप फ्रेंच सीखें, चाहे आप जर्मन सीखें, चाहे संस्कृत सीखें, इन सारी भाषाओं को सीखते हुए आपकी जो मेमोरी पावर है वो अपने आप बढ़ जाती है। और हाँ, संस्कृत अगर आप सीखते हैं तो वो जो पावर है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका लॉजिक ये है कि संस्कृत में किसी भी एक चीज़ को बताने के लिए, जैसे मान लो पानी है या सूरज है, उसके लिए एक शब्द नहीं बना है। संस्कृत में बहुत सारे शब्द बने हैं।
एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट को बताने के लिए, और ऐसा अंग्रेजी या इंग्लिश में नहीं है। इसलिए वजह से संस्कृत की जो एनालिसिस है वो इंग्लिश के हिसाब से बहुत 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 ज्यादा है। और भी भाषाओं के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो संस्कृत को एनालाइज करके हर एक शब्द का मतलब समझते हुए हम एक तरीके से विज्ञान की तरफ चले जाते हैं। और इस तरीके से जब हम साइंस और विज्ञान की तरफ जाते हैं संस्कृत को समझते हुए, जी हाँ, अगर आपको संस्कृत को बहुत बखूबी अच्छी तरीके से समझना है तो आप समझ लो कि आप एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट या वैज्ञानिक भी बन सकते हो। देखो, अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में एक ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो तो उसके पीछे एक ही शब्द है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है उसका लॉजिक भी समझना। लेकिन हाँ, लॉजिक समझते समझते हमें और डेप्थ में जाना पड़ेगा कि इंग्लिश में अगर मान लेते हैं CUT कट है, जी हाँ, CUT कट है, लेकिन PUT जो है वो पुट है, तो इन दोनों की जो साउंड है, जबकि स्पेलिंग जो है, जो यू है, वो दोनों ही शब्दों में इस्तेमाल हो रहा है, कट में भी और पुट में भी। तो ऐसा क्यों है कि इनकी साउंड में बहुत ज्यादा अंतर है, उसका क्या लॉजिक है? अगर हमें लॉजिक समझना है, क्योंकि अंग्रेजी जो है वो जर्मन और फ्रेंच और लैटिन बहुत सारी और भी भाषाओं से मिश्रण करके बनाई गई है, अपने आप में एक ओरिजिनल भाषा के रूप में अंग्रेजी नहीं है। और इन सब का बाकी जो भाषाएं हैं जिनसे मिलके अंग्रेजी बनी है, सारी भाषाएं जो हैं वो संस्कृत से आई हैं। तो संस्कृत को अगर हम समझ गए तो एक तरीके से हम इंग्लिश को भी बहुत आसानी से बखूबी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमें इंग्लिश के शब्दों का लॉजिक समझना है कि इस साउंड में क्यों डिफरेंस है, कट जो है वो CUT है, PUT जो है वो पुट है, वो पट क्यों नहीं है, ये सारा लॉजिक समझने के लिए हमें जर्मन और फ्रेंच और फिर हमें संस्कृत, या नहीं तो अगर आप जर्मन और फ्रेंच और लैटिन को स्किप करना चाहते हो ये लॉजिक समझने के लिए, तो आप सीधे सीधे संस्कृत पे भी आ सकते हो। लेकिन बीच में आपको जर्मन और फ्रेंच और लैटिन और बाकी भाषाएं जिससे मिलके इंग्लिश बनी है, उन भाषाओं को भी समझना और सीखना पड़ेगा लॉजिक समझने के लिए कि ऐसी साउंड फलाना शब्द में अंग्रेजी में क्यों इस्तेमाल होती है। लेकिन ये जो साउंड्स है, ये जो शब्द हैं जो एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं इंग्लिश में, वो संस्कृत के मुकाबले बहुत कम है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हम भाषाओं की बात करते हैं आज भारत में, तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल भाषा है वो अंग्रेजी ही है। तो स्टूडेंट्स के लिए आज एक सबसे बड़ी टॉप भाषा बन चुकी है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलों से पास हो पाते हो। ये भारत के आंकड़े हैं कुछ, इसके बारे में बात करना चाहूँगी। इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बारीकी वाली चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो एकदम बोलचाल में हम इस्तेमाल करते हैं और वो भी गलत तरीके से। जी हाँ, गलत तरीके से। आज कुछ और मैं प्रोनाउंसिएशन के एग्जाम्पल्स दूंगी, जैसे अमेरिका नहीं, ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? सही प्रोनाउंसिएशन है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका। इसी तरीके से और भी शब्द है वाउल। जी हाँ, वोवल सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है इंग्लिश में, सही प्रोनाउंसिएशन वोवल का है वाउल। जी हाँ, वाउल साउंड। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, और भी शब्दों के प्रोनाउंसिएशन जाना इस तरीके से क्या सही प्रोनाउंसिएशन है। फ्लावर, फ्लावर कुछ नहीं है, सही प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश या अंग्रेजी में है फ्लावर। जी हाँ, फ्लावर। इसी तरीके से अगर मैं आप सबसे पूछूं कि अल्फाबेट कितना है या लेटर्स कितने हैं अंग्रेजी में, हमें से काफ़ी लोग जो हैं मेरे पास आप लोग सेशंस में आ रहे हैं, अलग अलग लेवल ऑफ हयाती पे हैं, आप कंपनीज के, कॉर्पोरेट्स के आप आते हैं मेरे पास, आप वाइस प्रेसिडेंट्स भी हैं, आप CEOs भी हैं, आप CXO लेवल पे भी हैं, मैनेजर्स भी हैं। आप में से कई लोग स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास सेशंस ले रहे हैं इंग्लिश के, आप में से कई लोग हाउस होल्ड हैं जो मुझसे सेशन ले रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। आप सभी से एक मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये बताता है कि आप लोगों को एक डिफरेंस जो बहुत ही आम है हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ही गलत तरीके से, दा और दी। जी हाँ, हमें लगता है कि दी या दा हम किसी भी तरीके से कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ हम आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, दा और दी एक ही चीज़ है, जी नहीं। दा हमें इंग्लिश में बोलते हुए या लिखते हुए वहाँ इस्तेमाल करना है जहाँ पे कॉन्सोनेंट की आवाज़ है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और इसके विपरीत जो दी है, TH
ई, जी हाँ दी। जो शेक्सपियर ने अपने बहुत सारे प्लेस जब लिखे थे, जो हमने पढ़े भी हैं, वहां पे यू के भी इस्तेमाल होता है दी, जी हाँ। तो ये जो दी है ना, उसे हमें वाउल साउंड के पहले इस्तेमाल करना है, बोलचाल की अंग्रेजी में भी और जब आप अंग्रेजी को लिखते हैं वहां पे भी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप लोग अनजाने में दा की जगह कभी कभी दी भी बोल जाते हैं, और तो और आप सबको लगता है कि दा और दी एक ही शब्द है, वो कहीं पे भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जी नहीं। देखो संस्कृत जो है ना, उसकी जो ग्रामर है वो आज तक वैसी की वैसी ही है। एक भी पंक्चुएशन अपनी जगह से नहीं हिल सकता, जो करोड़ों साल पहले लिखा गया था। लेकिन इंग्लिश और बहुत सारी जो भाषाएं हैं, संस्कृत को छोड़ के उनकी जो ग्रामर है वो बहुत सालों से अभी तक आते आते बदल रही है। और इसी वजह से कभी कभार आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं जब आप उससे सेशन लेते हैं कि ये जो इंग्लिश में लिखा है ये हमने किसी और तरीके से लिखा हुआ देखा था जब हमने वो किताब पढ़ी थी, या कोई आर्टिकल पढ़ा था, या उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जबकि इंग्लिश की या अंग्रेजी की जो ग्रामर है वो निरंतर बदल रही है, सालों दर सालों। एक और शब्द है जिसको हम ऐसे बोलते हैं ईयर। अब ये कौन सा शब्द है? इसकी स्पेलिंग है YEAR। ये ईयर नहीं है, ये है या वाली साउंड लगानी है हमें। अगर आप या वाली साउंड इस्तेमाल नहीं करते हो और बोलते हो ईयर, तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, YEAR। आज से इस वीडियो को देखने के बाद से आप इसको क्या बोलोगे सही तरीके से? जी हाँ, इसको बोलोगे यही सही अंग्रेजी है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी भाषा हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे स्पेनिश हो, कोई भी भाषा ले लो, आपको उसे सही तरीके से बोलना आना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एक और टिप मैं आपको दूंगी, प्रोनाउंसिएशन की ही अगर हम बातें करते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। कई लोग कहते हैं कि कमेंट करो, कमेंट, जी नहीं, कमेंट कुछ नहीं होता है इंग्लिश में, इसको बोला जाता है, सही इंग्लिश क्या है? कॉमेंट। जी हाँ, सही प्रोनाउंसिएशन है कॉमेंट। मेरे वीडियोस पे कमेंट करो, तो कमेंट आज से हम नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? कमेंट बोलेंगे। और शब्द जो हम बहुत बखूबी है आप सब गलत बोलते हैं, जी हाँ, उसका प्रोनाउंसिएशन, सही इंग्लिश क्या है वो आज हम जानते हैं इस वीडियो में। और वो शब्द है इकोनॉमिक। जी नहीं, इकोनॉमिक कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक जो है वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है इकोनॉमिक। जी हाँ, ये सही अंग्रेजी है और यही अंग्रेजी या इंग्लिश का सही प्रोनाउंसिएशन है इस शब्द का, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमी की बात करते हैं, आप में से कई लोग जो हैं वो इकोनॉमी को इकोनॉमी और इस तरीके से अलग अलग अपने तरीके से अलग अलग एक्सेंट्स में बोलते हैं। सारे के सारे गलत प्रोनाउंसिएशन हैं। इकोनॉमी सही प्रोनाउंसिएशन है, सही इंग्लिश और सही अंग्रेजी है। कुछ देर पहले मैंने इंग्लिश या अंग्रेजी की ग्रामर चेंज होने की बात की, सालों जहाँ पहले हम बोला करते थे आई शैल, अब हम शैल तो भूल ही चुके हैं। अब हम कहते हैं, जिस तरीके से ग्रामर चेंज हो रही है, कि शैल जो है वो थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, उसके बदले अगर हम विल बोले तो भी चलता है। और हम में से कई लोग, आप में से कई लोग तो ये भी नहीं समझते हैं और वो ये सोचते हैं कि शैल और विल में तो कोई अंतर होता ही नहीं है। इसी तरीके से एक और चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है वो ये है, एक और शब्द जो आप सब बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बोलते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में, वो है एयर। जी हाँ, हवा, AIR। इसका सही प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश या अंग्रेजी में है रा, यानी कि आर की साउंड इसमें निकलेगी ही नहीं, यानी कि आर नहीं बोला जाएगा। इसी के विपरीत अगर हम AIRINDIA, जी हाँ, यहाँ एयर इंडिया बोला जाएगा, यहाँ पे आर की साउंड को इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? ये बहुत ही छोटी बारीकी है, लेकिन बहुत ही बड़ी बात है जो आप सबको पता होनी चाहिए। जब भी इंग्लिश में ऐसा कोई शब्द आता है जिसमें आर के बाद जो है वाउल साउंड होती है, यानी कि वाउल लगा होता है, वहां पे उस शब्द में आर को बोला जाता है, आर की साउंड को इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर इंग्लिश लिखते हुए या बोलते हुए आप कोई शब्द ऐसा बोल रहे हो जिसमें आर आता है लास्ट में, और वो शब्द जो है वो सेंटेंस की लास्ट में आपने लगाया है बोलते हुए या लिखते हुए इंग्लिश में, तो वहां पे उस शब्द का आर जो है वो आप नहीं बोलोगे, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। आर से पहले जो भी साउंड है वहां पे वो जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में इंग्लिश में या
अंग्रेजी में बोलते हुए या लिखते हुए आर के बाद वाउल लगा है यानी कि वाउल साउंड है तो वहां पे आर को बोला जाएगा। जैसे एयर इंडिया, यहाँ पे मैंने आर की साउंड लगाई है, जबकि ए में मैंने आर की साउंड नहीं लगाई है। क्यों? क्योंकि ए एक ऐसा शब्द है जहाँ हवा के बारे में हम बात कर रहे हैं, आखिरी में आर साउंड आती है, लेकिन आर साउंड के बाद कोई भी वाउल नहीं लगा है, इसलिए हमने आर को नहीं बोला है। या तो बोलचाल की इंग्लिश ले लो या रिटन इंग्लिश, दोनों में सेम ही प्रिंसिपल है। लेकिन एयर इंडिया में आर के बाद आई है, आई एक वाउल है, एक वाउल साउंड है, इस वजह से हमने यहाँ पे एयर इंडिया बोला है, आर की साउंड लगाई है बोलते हुए। एक और जो मिस्टेक आप लोग करते हैं जब आप इंग्लिश बोलते हैं, आपसे जब पूछा जाता है कि अल्फाबेट जो है वो कितने हैं अंग्रेजी में, आप सबके सबका क्या जवाब होता है? बताइए क्या जवाब होता है? आप बोलते हैं हाँ 26 है, 26 है। ए बी सी डी सारे के सारे आप ए से जी तक बता देते हैं। जी नहीं, अंग्रेजी या इंग्लिश का जो अल्फाबेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, जो उसमें लेटर्स हैं वो 26 है। जी हाँ, लेटर्स की जब हम बात करते हैं तो आप 26 या 26 बोलेंगे, लेकिन आज से इस वीडियो को देखने के बाद से अगर आपसे कोई पूछेगा कि कितने अल्फाबेट हैं, इंग्लिश की बात हो रही है, अंग्रेजी की बात हो रही है, तो आपका जवाब होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक, जो ए से जी तक है। और लेटर्स कितने हैं इस अल्फाबेट में? जी हाँ 26। ये भी बहुत छोटी सी लेकिन बहुत काम की बारीकी है जो इंग्लिश में या अंग्रेजी में आपको पता होनी चाहिए, अगर आप सही तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश को समझना, बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं। आखिर में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि किस तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कोई भी किताब उठा लो, कोई भी आर्टिकल उठा लो, या जो भी आपको पढ़ना पसंद है, ऐसे अगर आपको कोई किताब पसंद है उसको उठा लो, उसको पढ़ना शुरू करो। और जितने भी अभी मैंने प्रोनाउंसिएशन आपको बताए हैं मेरे पिछले कुछ वीडियोस में, उन वीडियोस को बार बार देखो, प्रोनाउंसिएशन को याद करो, उस तरीके से अपने मुंह को वाइड ओपन करके वैसे ही साउंड निकालो। और वो शब्द अगर आपको अपनी किताबों में अभी नहीं मिल रहे हैं तो कुछ ऐसे सेंटेंस बनाओ जिनमें वो शब्दों को पिरो, उन शब्दों को इस्तेमाल करके ऐसे सेंटेंस अपने आप बना लो, एक पैरा बना लो उनसे, और फिर उसके बाद उस पैरा को दिन में 15 से 20 मिनट बार बार बोलो। और उसी प्रोनाउंसिएशन से जो मेरे पिछले वीडियोस में और आज के वीडियो में कुछ शब्दों के हैं, उससे क्या होगा, जब आप बार बार इस पैरा को बोलोगे जो आपने खुद ही अपने सेंटेंस से बनाया हुआ है, उन शब्दों को इस्तेमाल करके जो मेरे वीडियोस में है जिनका सही प्रोनाउंसिएशन आप जान चुके हो, जब आप उन शब्दों को सही तरीके से इंग्लिश में बार बार बोलोगे, इसलिए आप अपने आप को खुद ट्रेन कर रहे हो। और ये बोलने के लिए, ये सीखने के लिए आपको आज से तो कहूँगी आपको कभी भी किसी भी कोचिंग सेंटर या किसी और की मदद लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस, अपनी ट्रेनिंग खुद ही ले सकते हो। अच्छी तरीके से, सही तरीके से इंग्लिश बोलना, सबसे आसान तरीके से इंग्लिश बोलना और उसके पीछे के क्या क्या लॉजिक है, और सबसे बेहतर तरीके से इंग्लिश को समझना, आप सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही सीख सकते हो। तो देखते रहो निरंतर। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे निरंतर वीडियोस डालती रहती हूँ, व्हाट्सएप पे भी डालती रहती हूँ, फेसबुक और लिंक्डइन पे भी डालती रहती हूँ, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। या अगर कोई टॉपिक आपके दिमाग में आता है जिसपे आप मेरी गाइडेंस चाहते हैं कि मैं आपको मेंटोर करूँ, कोच करूँ, काउंसिल करूँ या ट्रेनिंग दूँ, तो आप मुझे वो टॉपिक भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9311659252। अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट है, या फिर आपका एक स्टार्टअप है, आप एक बिजनेस चलाते हैं, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ, आपके एम्प्लॉयज़ को, यानी कि आपके एसोसिएट्स, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, सीएक्सओ लेवल के एम्प्लॉयज़ या सीईओज को कोच करूँ, काउंसिल करूँ, मेंटोर करूँ, ट्रेन करूँ या गाइड करूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।